सखी सहेली। हमारे सभी सखियों को और हमारे श्रोताओं को कार्यक्रम सखी सहेली में दीपा माहेश्वरी और बुआ का नमस्कार। नमस्कार। और आज भी हम दे सकते हैं रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। हाँ बिल्कुल। और अपने बचपन की उस गलियारे में थोड़ा जाएं और याद करें। बचपन क्या, राखी की तो बहुत सारी यादें सबकी इकट्ठी हुई होंगी। कच्चे बंधन का बड़ा पक्का रिश्ता है ना बुआ? बिल्कुल सही बात है। और बिल्कुल चलेंगे गलियारे में, वो दिन याद करो में हम याद करेंगे रक्षाबंधन जी। या थोड़े दिन पहले भी, 2-4 साल पहले भी आपने कैसे कैसे मनाया वो भी आप शामिल कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि और 20 साल पहले जाएं। जी हाँ। कुछ ऐसी कोई खास बात उस दिन हुई हो, या कोई खास मिठाई बन गई हो, या यूं कहिए कुछ बिगड़ गया हो। नहीं तो हर बार होता ही है कुछ न कुछ। और ये जो नोक झोंक और थोड़ा सा अलग अलग रंग जो दिखाई देता है त्योहारों में, उसका अपना मजा होता है। तो वो आज हम साझा करेंगे जी। और पर्यटन के लिए हम चलेंगे ओंकारेश्वर। तो ये खास जगह है, तो ये इसमें भी क्या खासियत है, जब हम बात पहुंचेंगे तो इसके बारे में भी बात करेंगे। और आज जन्मदिन है अमृता प्रीतम का, जन्मतिथि है उनकी, तो उन्हें नमन करते हुए उन्हें याद करेंगे। बिल्कुल उन्हें याद करेंगे, उनके बारे में बातें करेंगे। और हमारे बहुत सारे साथियों ने किया भी है, तो हम अमृता प्रीतम जी से शुरू करते हैं। अरे लेकिन वो तो एक बात भूल रहे बुआ। क्या? बचपन की बात करते करते, रक्षाबंधन की बात करते करते भूल गए। क्या क्या क्या? अरे हमारा एक और चौथा विषय है कि बढ़ती उम्र के साथ बदलती जीवन शैली। देखो भाई, ऐसा है ना कि जो हमारे आज विषय हैं, कहीं अगर हमारे साथियों ने बहुत सारे रक्षाबंधन के अपने जो वाक़े हैं वो याद कर लिए और उसमें समय निकल गया, तो हमने सोचा भाई कि हम बढ़ती उम्र की ओर थोड़ा सा ध्यान नहीं देंगे आज। बचपन में ही चलेंगे और उसको थोड़ा सा नजरअंदाज कर देंगे और उतनी विस्तार से बात नहीं कर पाएंगे। अगर नहीं कर पाए तो नहीं कर पाए तो हम कभी और इस बारे में इत्मीनान से और खूब अच्छे से बात करें। हाँ, क्योंकि ये विषय ऐसा है दीपा बिटिया कि हम ये चाहते हैं कि इस पर बहुत विस्तार से बात हो, कि किन छोटी छोटी चीज़ों का हम ख्याल रखें। तो हो सकता है कि आज अगर समय नहीं मिला तो हम इसको भविष्य के लिए सहेज कर रखेंगे जी। और क्योंकि सभी की जीवन शैली ऐसी रहे कि सब लोग स्वस्थ रहें, यही तो हम कामना करते हैं ना। बिल्कुल जी। और जो कविताएं हैं, जो बातें हैं हमारे, जिनके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं, अमृता प्रीतम जी की, उनकी जो लेखन शैली है, लेखनी है, वो बहुत प्रबल थी। हमारे एक साथी भी लिख रहे हैं कि भारतीय विचारशील और चिंतक हुआ करते हैं, इसी का परिणाम है कि साहित्य और वैदिक संस्कृति है। फिर इस कला में पुरुष ही नहीं अपितु महिलाएं भी अग्रसर रही हैं। उसी अग्रसरता का एक नाम अमृता प्रीतम है। अविवाहित भारत के पंजाब प्रांत में जन्म लेकर विभाजित भारत में उन्होंने योगदान दिया। इनकी प्रायः 100 रचनाएं हैं, जिनमें उनकी ही रचित आत्मकथा भी है। आज के दिन उनके स्मृति दिवस पर विशेष शत नमन है। जी बिल्कुल, नमन है उन्हें। और बुआ, जैसे उन्होंने बताया ना, वो पहली महिला रही जिन्हें साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला। पद्मश्री, पद्म विभूषण जैसे सम्माननीय पुरस्कार भी उन्हें मिले, और भी कई सम्मान उन्हें प्राप्त हुआ। लेकिन जीवन उनका बहुत कष्टप्रद रहा। कई आरोप उनके ऊपर लगे और ये जो दुख उनका था ना, आरोपों को लेकर या उनके जीवन को लेकर के, उनकी कई कविताओं में भी झलकता है। जैसे जो उनकी कविता है खाली जगह, तो उसमें भी ये बड़े भाव उनके सामने आते हैं बुआ। जैसे कि ये कविता है कि सिर्फ 2 रजवाड़े थे, एक ने मुझे और उसे बेदखल किया था और दूसरे को हम दोनों ने त्याग दिया था। नग्न आकाश के नीचे मैं कितनी ही देर तन के मेह में भीगती रही, वो कितनी ही देर तन के मेह में गलता रहा। फिर बरसों के मोह को एक जहर की तरह पीकर उसने कांपते हाथों से मेरा हाथ पकड़ा। चल, क्षणों के सिर पर एक छत डाले, वह देख परे सामने उधर सच और झूठ के बीच कुछ खाली जगह है। क्या बात है। लेकिन कह सकते हैं अमृता प्रीतम जी के बारे में कि वो बहुत सच्ची इंसान थी, और सच्चा इंसान ही सच्चा लेखन कर सकता है जी। ये बात उन्होंने सार्थक करके दिखा दिया। दुख, पीड़ा, त्याग और जटिल भावनाओं को उन्होंने बहुत आसानी से अपने शब्दों में उतारा है, जो हमें दिखाई देता है। और इनका जन्म 31 अगस्त 1919 में गुजरांवाला, पंजाब, पाकिस्तान में तत्कालीन में हुआ था, और बचपन लाहौर में बीता। 11 वर्ष की उम्र थी जब उनकी माँ का देहांत हो गया। घर की बहुत सारी जिम्मेदारियां उनके कंधों पर आ गई। बहुत नाजुक कंधे थे उस वक्त। वो वक्त था जब बेटी के जन्म पर घर वाले खुशियां नहीं मनाते थे। बेटी होने पर उन्होंने लिखा था, माँ की मजबूरी को भी अपनी कविता में ढाला।
मजबूर, मेरी माँ की कोख मजबूर थी, मैं भी तो एक इंसान हूँ, है ना जी। आज़ादियों की टक्कर में उस चोट का निशान हूँ, उस हादसे की लकीर हूँ जो मेरी माँ के माथे पर लगनी ज़रूरी थी, मेरी माँ की कोख मजबूर थी। जी, ये कितनी सुंदर कविता, मतलब एक दर्द वाकई में हमें महसूस होता है जब हम इसे पढ़ते हैं। और बहुत ही छोटी उम्र से उन्होंने लिखना शुरू कर दिया था। 16 साल की थी जब बुआ वो उनका पहला संकलन अमृत लहरान ये प्रकाशित हुआ था 1936 में, और इसी वर्ष उन्होंने अपने संपादक से विवाह कर लिया था। उनका नाम था प्रीतम सिंह। तो भारत के विभाजन को भी उन्होंने बहुत करीब से देखा और वे परिवार सहित लाहौर छोड़कर दिल्ली चली आई। फिर इस विभाजन की पीड़ा को भी उन्होंने एक कविता में उड़ेला है। आज वारिस शाह से कहती हूँ, आज वारिस शाह से कहती हूँ, अपनी कब्र में से बोलो, अपनी कब्र में से बोलो और इश्क की किताब का कोई नया वर्क खोलो। पंजाब की एक बेटी रोई थी, पंजाब की एक बेटी रोई थी, तूने एक लंबी दास्तां लिखी, आज लाखों बेटियां रो रही हैं वारिस शाह, तुमसे कह रही हूँ ए दर्दमंदों के दोस्त, पंजाब की हालत देखो, अपनी कब्र में से बोलो। जी, और ये कविता इतनी प्रसिद्ध हुई थी कि जब पाठक पढ़ते थे तो उन्हें विभाजन की वो जो दुख पीड़ा और जो कड़वाहट थी वो उन्हें बहुत महसूस हुई, और अमृता प्रीतम को विशेषकर इस कविता ने बहुत प्रसिद्धि दिलाई थी। जी हाँ। आगे उनके जीवन की अगर हम बात करें तो 1961 तक आपने ऑल इंडिया रेडियो यानी आकाशवाणी में दिल्ली की पंजाबी सेवा में काम किया। 1960 में तलाक के बाद अपनी लेखनी में, मतलब हम कह सकते हैं कि नारीवाद जो है वो ज़्यादा झलकने लगा, जैसे कि उनकी किताब है औरत में दिखाई देता है। आपकी लेखनी ने उन विषयों को छुआ जिनकी अभिव्यक्ति में बहुत बेबाक होने की ज़रूरत पड़ती थी। आमतौर पर समाज में इस तरीके के विषयों पर लोग बात नहीं करना चाहते थे, और मतलब उससे पीड़ित होने के बाद भी कोई खुलकर नहीं बोलना चाहता था। जिन मूल्यों को वो गलत समझती थी, अन्यायपूर्ण मानती थी, उसके लिए उन्होंने बहुत खुलकर किया बात की। रचनाओं में उनके बगावत झलकती है, इसीलिए चाहे कविता हो, कहानी या उपन्यास हो, उन्होंने नारी के प्रति जो समाज और पुरुषों की उदासीनता जो है उसको उन्होंने बहुत बखूबी दिखाया है अपनी लेखनी में। बिल्कुल। और भारत पाकिस्तान विभाजन पर उनके जो उपन्यास जो रची थी उन्होंने, पिंजर, उसमें जो नायिका थी बुआ पूरो और रशीद, इसके बीच के रिश्ते की कश्मकश को बहुत अच्छे से उन्होंने शब्दों में बताया। फिर कागज ते कैनवास की कविता जो थी कुमारी, उसमें आधुनिक लड़की की कहानी वो बताती हैं। उनकी आत्मकथा रसीदी टिकट में वो बिना डरे अपनी बात कहती हैं। सारी बात उन्होंने कह डाली है उसमें। उनकी प्रमुख रचनाओं में है 17 कहानियाँ, 720 कदम, 2 खिड़कियाँ, ये कहानियाँ जो कहानियाँ नहीं हैं, चूहे और आदमी का फ़र्क, और उपन्यास भी बहुत सारे हैं। जी, जैसे जलते बुझते लोग, जलावतन, यह कलम, यह कागज़, यह अक्षर, कैली, कामिनी और अनीता, और पिंजर जो 2003 में ये इस पर फिल्म भी बनी। जी। कविता संग्रह में याद आती है नागमणि, एक सी अनीता, जिंदा जियाँ, ओ गीता वालियाँ, और आत्मकथा है अक्षरों के साए, रसीदी टिकट जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं, काला गुलाब। जी, कागज ते कैनवास को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, और सुनेहदे जो उन्होंने लिखी थी उसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। एक उनकी प्रसिद्ध कविता है मैं तुझे फिर मिलूंगी। इसके शब्द कुछ इस तरह हैं कि कहाँ किस तरह पता नहीं, शायद तेरी कल्पनाओं में चित्र बन के उतरूंगी, जहाँ कोरे तेरे कैनवास पर एक रहस्यमय लकीर बन के खामोश तुझे तकती रहूंगी। क्या बात है। ऐसे ही इनके शब्दों को अगर हम देखें तो बिल्कुल जैसे चित्र खिंच जाता है ना। मेरे शहर ने जब तेरे कदम छुए, सितारों की मुट्ठियाँ भरकर आसमान ने निछावर कर दी। मेरे शहर ने जब तेरे कदम छुए, सितारों की मुट्ठियाँ भरकर आसमान ने निछावर कर दी। दिल के घाट पर मेला जुड़ा, ज्यों रातें रेशम की परियाँ पांत बांध कर आई। जब मैं तेरा गीत लिखने लगी, कागज़ के ऊपर उभर आई केसर की लकीरें। सूरज ने आज मेहंदी घोली, हथेलियों पर रंग गई मेरी दोनों की तकदीरें। क्या बात है। और 31 अक्टूबर 2005 को वे इतनी सुंदर कविता लिखने वाली हमारी अमृता प्रीतम वे हमेशा के लिए खामोश हो गई। बुआ, एक बात है कि प्रगतिशील विचारधारा लिए अमृता प्रीतम जी बिना डरे अपनी भावनाओं को पन्ने पर उतारती थी। स्त्री संसार के हर अंधेरे उजालों को
अपने अलग ही अंदाज में लिखने वाली अमृता जी अपनी रचनाओं के ज़रिए उस वक्त उन औरतों को खुला आसमान उन्होंने दिखाया जो घर के दरवाजे पे कहीं पीछे बैठी कैद थी। बिल्कुल सही बात है। तो जीवन के बारे में बहुत सारी बातें हमारे साथियों ने भी लिखी हैं जो हमने अभी साझा की अमृता जी की, और ये जो दर्द भरा गीत अभी हम लोगों ने सुना वो वाकई बहुत दिल तक पहुंचता है, और शायद इसीलिए हमारे साथियों ने भी बहुत सारी बातें और भी लिखी हैं। एक 4 पंक्ति लंबी कविता इन्होंने लिखी है, थोड़ा सा पढ़ते हैं। आज सूरज ने कुछ घबरा कर रोशनी की एक खिड़की खोली, बादल की एक खिड़की बंद की, और अंधेरे सी सीढ़ियाँ उतर गया, आसमान के भवों पर जाने क्यों पसीना आ गया, सितारों के बटन खोलकर उसने चांद का कुर्ता उतार दिया, मैं दिल के कोने में बैठी हूँ, तुम्हारी याद इस तरह आई जैसे गीली लकड़ी में से गहरा और काला धुआं उठता है। क्या बात है, बहुत सुंदर। और इन्हीं की रचनाओं के लिए क्या सोचते हैं हमारे श्रोता? एक लिखते हैं कि अपनी रचनाओं में तलाकशुदा महिलाओं की पीड़ा और वैवाहिक जीवन के कटु सत्य को बेहद भावनात्मक तरीके से बताती हैं। उनकी रचनाएं उनके दृढ़ मनोबल, असाधारण परिश्रम और अनुशासित कार्य प्रणाली का परिणाम है। समाज की कोई भी समस्या इनकी दृष्टि से छिपी नहीं रही। इन्होंने समाज में फैली अनेक कुरीतियों का संवेदनात्मक रूप से चित्रण किया। अमृता प्रीतम ने नारी के व्यक्तिगत संबंधों, दाम्पत्य जीवन में आए अलगाव और बिखराव के साथ जीवन में व्याप्त अकेलेपन और घुटन और नारी जीवन की वेदना को के विविध पक्षों को जोड़कर प्रस्तुत किया। बिल्कुल सही बात है। तो बहुत सारी बातें हमारे साथी लिखकर भेज रहे हैं, बाद में पढ़ते रहेंगे, चलते हैं, घूमते घूमते भी ये काम कर सकते हैं, किया जा सकता है। बिल्कुल। तो जब चले ओंकारेश्वर, चलिए बिल्कुल चलते हैं। तो मध्य प्रदेश जाना होगा बुआ, उसके लिए खंडवा जिले में तो चलना ही पड़ेगा ना। अभी ये सोचे कि महाराष्ट्र में आ जाएगा तो ऐसा तो नहीं है। ओंकारेश्वर मंदिर जो है वो मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में है, भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। और यही तो मजा है ना घूमने का, जब शहर से बाहर जाते हैं और दूर तक जाना पड़ता है। तो ये जो है ओंकारेश्वर कावेरी और नर्मदा नदी के जो संगम है उस पर स्थित है। चारों तरफ पहाड़ों से घिरा बेहद खूबसूरत और पवित्र नगर है जो भक्ति और प्रकृति को अपने अंदर समाये हुए है। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग कावेरी, वैसे हमारे साथी भी यही लिख रहे हैं, कावेरी और नर्मदा नदी के मिलन पर स्थित ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश राज्य का एक पवित्र स्थान है। ओंकारेश्वर शब्द का अर्थ ओम के देवता होता है और हिंदू धर्म में ओम के देवता भगवान शिव को माना जाता है, यानी भगवान शिव का स्थान। 2 पवित्र मंदिर ओंकारेश्वर और ममलेश्वर इन्होंने बताया है। जी, ममलेश्वर के बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे। तो ओंकारेश्वर की जब हम बात करें तो ये मानधाता द्वीप पर स्थित है। वास्तुकला और नक्काशी बहुत ही सुंदर है। यहाँ से आप नर्मदा और कावेरी नदी का जो हम बार बार कह रहे हैं वो संगम दिखाई देता है, वो देख सकते हैं। और हर साल बहुत सारे भक्त यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं। जी, और जब ये मंदिर के दर्शन हो जाए तो वहाँ से फंसे घाट जाया जा सकता है बुआ। नर्मदा के किनारे बना ये घाट जो पर्यटक हैं उन्हें बहुत ही पसंद आता है, बहुत आकर्षित करता है। लोग इस यहाँ पे डुबकी लगाते हैं और अपने आप को भक्ति में लीन कर लेते हैं, और यहाँ घाट के आसपास भी घूमना बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल। केदारेश्वर मंदिर जो है ये भी प्राचीन मंदिरों में से एक है। बताया जाता है कि इसका निर्माण 11वीं सदी में किया गया था और ये देखने में केदारनाथ मंदिर जैसा ही लगता है, और यहाँ की भी नक्काशी जो है वो बहुत सुंदर है। जी, फिर क्योंकि ये नदी के किनारे है तो यहाँ पे बहुत से घाट हैं। तो अहिल्या घाट भी है, जो श्रद्धालु नर्मदा में डुबकी लगाना चाहते हैं वो यहाँ भी आते हैं। और इस घाट से जो नदी है वो अपना विस्तार रूप ले लेती है, मतलब पार्ट बहुत चौड़े हो जाते हैं। जी, तो घाट से फिर जंजीरें लगाई हुई हैं ताकि अगर आप डुबकी लगाना हो तो आप जंजीर पकड़ के आगे तक जा सकते हैं। किसी तरीके की कोई भी आप उसमें जो है वो न लें, रिस्क न लें। जी बिल्कुल सही बात है। रणमुक्तेश्वर मंदिर है, ये ओंकारेश्वर से करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर है। भगवान शिव को अरहर की दाल यहाँ पर भेंट में चढ़ाई जाती है, ये परंपरा है यहाँ पर। ऐसी मान्यता है कि अरहर चढ़ाने से पिछले जन्म के पापों से मुक्ति मिलती है। तो और इसके बाद पेशावर घाट है जी है ना। किसी शांत जगह पर नदी किनारे अगर बैठना चाहते हैं तो ये घाट भाई बहुत उत्तम है ना। और अगर नदी है तो डुबकी तो लगाएंगे, फिर यहाँ पर भी लगा लीजिए। और ममलेश्वर मंदिर, जैसे हमारे श्रोता कह रहे थे ना कि एक और मंदिर है ममलेश्वर मंदिर, इसे अमरेश्वर मंदिर से भी लोग जानते हैं। और यहाँ की भी वास्तुकला बहुत सुंदर है और पर्यटक आश्चर्यचकित रह जाते हैं। और शांत मन से बैठने के लिए यहाँ पर अगर आप बैठना है तो यहाँ बहुत अच्छा लगता है, बैठ सकते हैं। बैठिए उसके बाद, क्योंकि बैठना थोड़ा सा ज़रूरी है, क्योंकि मानधाता पैलेस आपको चलना है। ये प्राचीन संग्रहालय है।
यहाँ घूमने का समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक रहता है। साथ ही आसपास सुंदर दृश्य भी बहुत है जो मन को मोह लेते हैं। जी, और अब जो खास बात जो बार बार हम कर रहे हैं ना, नर्मदा कावेरी संगम, उस संगम वो जहाँ पर संगम हो रहा है वहाँ भी बैठना सब अगर पसंद आता है या क्यों नहीं आएगा किसी को भी, तो उसके लिए भी ये बहुत अच्छी जगह है। और दोनों नदियों के संगम को देखना अपने आप में ही बहुत मनोरम लगता है। और यहाँ तक जाने के लिए अगर आप ट्रैकिंग करते हुए जाएंगे पैदल पैदल किनारे किनारे तो मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। कैमरे में कैद करो, आपके फोन में कैद करो और आप चाहे जहाँ खड़े होकर फोटो खिंचवाइए, खूब मजे लीजिए जी। नर्मदा बांध यहाँ का बहुत खूबसूरत है। बरसात के समय अधिक वर्षा की वजह से बांध के गेट जो है वो खोल दिए जाते हैं। इस बांध के बीचों बीच एक खास बात यह है कि टापू भी है और फिर यहाँ पर ठहरने आदि की व्यवस्था भी मिल जाती है। तो रिसोर्ट आदि जैसा है तो आप खुले में रह सकते हैं और इस जगह का भरपूर आनंद आप ले सकते हैं जी। उसके बाद हम जा सकते हैं पाताली हनुमान मंदिर। पहाड़ियों के बीच बसा हुआ ये सुंदर मंदिर है। उस आसपास भी यहाँ भी बहुत सुंदरता है और यहाँ हनुमान जी की मूर्ति खड़ी ना होकर लेटी हुई है। अच्छा। ये खास बात है। तो पर्यटक जब देखते हैं तो बहुत उनको आश्चर्य होता है कि ये लेटी हुई मूर्ति बहुत कम जगह है जी। और फिर ओंकारेश्वर में रहने की इस मतलब यहाँ पर रहने की व्यवस्था बहुत अच्छी है। आप चाहे जैसे आप बुकिंग भी करा सकते हैं या आप वहाँ जाके भी ढूंढेंगे तो बहुत सारी जगह आराम से मिल जाती है। और यहाँ के जो स्थानीय खान पान का आनंद तो लेना बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। रेल मार्ग से जाइए, चाहे रोड मार्ग से जाइए, चाहे हवाई मार्ग से जाइए, भूख तो लगेगी ही, खाना तो पड़ेगा आपको। हाँ, हवाई मार्ग से पहले आपको इंदौर जाना पड़ेगा और इंदौर पे तो भाई क्या बात है, सुनते हैं बहुत अच्छी अच्छी चीज़ है खाने की। वहाँ से 83 किलोमीटर की लगभग दूरी पर है ओंकारेश्वर। तो आप पहुँचिए यहाँ पर और जहाँ चाहे वहाँ पर आप खाएं। इंदौर मध्य प्रदेश का बड़ा शहर है। यहाँ से हर प्रकार की सुविधा आपको मिल जाएगी। जैसे भी आप मतलब कुछ लोग मिलकर अगर टैक्सी लेना चाहते हैं, आप अकेले लेना चाहते हैं जी, सभी कुछ मिलेगा। और राज्य परिवहन की जो बसेस हैं वो भी आपको उपलब्ध हो जाती हैं। रेल मार्ग से भी जाना है तो सबसे नज़दीकी स्टेशन है ओंकारेश्वर रोड। तो एक छोटा रेलवे स्टेशन है। तो यहाँ जो बड़ी बड़ी मुख्य जो ट्रेनें होती हैं वो नहीं रुकती हैं। इसके लिए भी फिर इंदौर ही जाना पड़ेगा। अगर आप इंदौर रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाते हैं तो उसके बाद आप वहां से ओंकारेश्वर रोड के रेलवे स्टेशन की जो टिकट ले लीजिए और ट्रेन से भी आप आसानी से ये तुमने बहुत अच्छा बजाया कि टिकट लेके जाइएगा। बिना टिकट बिल्कुल यात्रा मत कीजिएगा, नहीं तो सारा मजा किरकिरा हो जाएगा जी। ओंकारेश्वर घूम आए बिल्कुल घूम आए और इसका आनंद लेते रहिए। लेकिन जैसे तुमने फोटो की बात कही थी तो भाई उसका ख्याल रखें जी। कहीं पर भी सेल्फी आदि लेते समय अपनी सुरक्षा का ज़रूर ख्याल रखें, क्योंकि जब हम घूमने जाते हैं तो अक्सर हम होश गंवा बैठते हैं। बिल्कुल। और मंदिरों में अक्सर ऐसा भी होता है ना बुआ कि हर जगह आपको मोबाइल आजकल लेके नहीं जाने देते और मना रहता है। और कई चीज़ें कई बार ये भी बोलते हैं ना कि आपको अपना जो पर्स है वो सब भी बाहर रखना पड़ेगा। तो उसमें भी सामान ऐसा कुछ ना रखें कि भाई अगर आपको बाहर के लॉकर में रखना भी है तो ऐसे कोई ज़रूरी सामान उसमें ना हो कि चोरी का डर हो जी। तो वो सब हमें जहाँ हमने ठहरने की व्यवस्था की है वहाँ सब छोड़ जाइए और बिना मतलब घूमने जाए तो ऐसा ना हो कि बहुत चिंतित रहें कि सारा घूमने का मज़ा ही ख़त्म हो जाए, है ना। बिल्कुल। और वैसे हमारे साथी लोग इतने प्यारे हैं कि इन्होंने लिखा है कि लगभग शायद लिखा है इन्होंने कि 30 या 40 साल पहले गया था वहाँ पर ओंकारेश्वर, लेकिन आज फिर आप लोगों की नज़रों से सखी सहेली के माध्यम से आज फिर दर्शन कर लिए। तो भाई इन लोगों का प्यार है ना कि इस तरह से चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं और जहाँ भी हम ले जाते हैं वो चलते हैं हमारे साथ ही। ऐसा नहीं कहते कि भाई हम घूम चुके हैं, अभी आप लोग घूमिए अकेले और हम जा रहे हैं घर, है ना। तो ओंकारेश्वर हमारे साथ चले, ये बड़ी अच्छी बात है जी, है ना। और हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि भगवान शिव के मंदिर में से ये जो 12 मंदिर है उसमें से एक है और यहाँ रेल मार्ग से खंडवा पहुँचते हुए बस की यात्रा करनी पड़ती है। तो शायद ये जा चुके हैं वहाँ पर और इंदौर से भी बस द्वारा पहुंचा जा सकता है। और मंदिर नदी के बीच में एक बने प्राकृतिक टीले पर बनी। तो उन्होंने ये बताया, शायद ही घूम कर आए तो उन्होंने बताया कि टीले पर मंदिर ये बनी हुई है। जी हाँ, तो घूम कर तो आए होंगे, लेकिन जो हमारे साथियों ने बचपन में त्यौहार मनाया है और उसकी जो बातें की हैं उसको बहुत सारे हमारे साथियों ने याद किया है और छोटी छोटी बातें लिखी हैं। साथी लिखते हैं कि बचपन के रक्षाबंधन से जुड़ी सबसे हसीन याद है राखी बांधने के पश्चात एक नई पोशाक उपहार में मिलती थी। आज तो न जाने कितनी पोशाकें खरीदी जाती है, पर बचपन में मिली फ्रॉकें या ड्रेस शायद बेहद हसीन थी।
ये बात तो है। वो जो यादें रहती हैं, वो जो चीजें जब कम मिलती थी ना बुआ, तो उनकी कीमत बहुत होती थी। तो आजकल बहुत ज्यादा मिल रहा है तुम्हें सामान क्या? ऐसा नहीं है, आजकल ये हो गया है कि अब रोक टोक के तो नहीं, कभी भी खरीद लेते हैं, है ना। और लेकिन ना भी खरीद पाए या खरीद पाए तो भी वो जो चीज होती है, जो समय होता है, वो यादें तो हमारे दिलो दिमाग पर पैबस रहती ही हैं। बिल्कुल। और बड़े बचपन की नहीं, इस सुंदर त्योहार रक्षाबंधन की, उसमें आपके क्या अनुभव है, क्या यादें हैं? हाँ, तो भाई आप बचपन में चले जाइए, आप वापस मत आइए, हम तो आ गए अंतराल के बाद, क्योंकि आपसे मुलाकात करनी थी, बहुत सारी बातें करनी है। और करने के लिए तो भाई हमारे साथी ये लिख रहे हैं कि कल रात भर भद्रा रहने से हमारे उत्तर प्रदेश में आज रक्षाबंधन पर्व ब्रह्म मुहूर्त से ही मनाया जा रहा है। रक्षाबंधन पर बचपन के दिन याद आते हैं, क्योंकि एक अकेली बहन का अकेला मैं भाई था, तो उस समय की चवन्नी ही अब आज के 500 के बराबर थी। मैं एक पैसा बचाकर महीने भर में चवन्नी इकट्ठा कर जब एक रक्षाबंधन पर बहन को दिया तो माँ चौंक गई, तू कहाँ से लाया? मैंने कहा कि रोज़ पाने जाता हूँ तो किसी दिन दोपहर में कुछ खाते नहीं थे, फिर एक एक पैसे कर चवन्नी इकट्ठा कर लिया। माँ ने गले लगा लिया। वो दिन सोचकर आंखें भर जाती हैं, कितने अभाव के वो दिन थे इस जीवन में हमने देखे हैं। आज के बच्चे तो मानने को तैयार ही नहीं है कि कभी ऐसा भी समय होता रहा। क्या बहुत सुंदर इनकी बात। और देखिए सच में दिल भर आता है कि इतनी छोटी छोटी हम पैसों की चवन्नी, क्या एक आना दो आना बचा करके हम जब कुछ हमें भेंट देनी है तो उसके लिए रखते थे। वो खुद इकट्ठा करना और खुद देना, तो उसका स्नेह और उसकी जो कहना चाहिए ना कि भाव अलग ही होता है जी। और सच बात है कि पैसे कम रहते थे तो शायद ज़्यादा अच्छा था और उसका महत्व तो बहुत समझ में आता है ना। बिल्कुल। और इसी तरह हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं कि हमारे यहाँ रक्षाबंधन समारोह बहुत ही अच्छे से मनाया जाता है। हम सभी यानी कि ताऊ जी बुआ जी एक ही शहर में रहते, मतलब पूरा परिवार रहता है। सभी भाई बहन एक साथ मिलकर इसे मनाते हैं। पिछले साल मेरे पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और अस्पताल में भर्ती उन्हें करना पड़ा था। रक्षाबंधन के दिन पापा ने बहुत जिद की कि मुझे यहाँ नहीं रहना, घर चलना है, जबकि उनकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। शाम को बुआ जी उन्हें राखी बांधने घर आई, उन्होंने राखी बंधवाई और उसके बाद ही उनकी हालत बहुत ख़राब होने लगी। फिर उन्हें अस्पताल में फिर से भर्ती किया। करीब 15 दिन वो भर्ती रहे। जब पूरी तरह से ठीक हुए तभी हम पापा को घर लेकर आए थे। कल रात मैं पापा स्वयं बुआ जी के घर राखी बंधवाने गए थे। बुआ जी ने उनकी नज़र उतारी, फिर उन्हें राखी बांधी। क्या बात है, ये बड़ी अच्छी बात है कि स्वस्थ होकर आप लोग गए, इतने स्वस्थ हो गए, तो इसके लिए बहुत बहुत बधाई। और बड़ी अच्छी बात है कि ऐसे ही हम त्यौहार मनाते रहें, यही तो उम्मीद करते हैं। और फिर देखिए कितनी दुआएं और आशीर्वाद जो बहनों का मन से निकलता है ना, उसकी तो बात ही अलग है। तो भाई बहनों का ये प्यारा सा पवित्र त्यौहार, और वाकई ऐसा ही होना भी चाहिए कहीं ना कहीं कि बहन ये कहे कि तुम्हारे बदले में कोई अनमोल चीज़ न लूं। जी, और भाइयों की भी ऐसी ही भावना रहती है कहीं ना कहीं, है ना। वो भी ऐसे ही इंतज़ार करती आंखों से। हम चाहते हैं कि बहनें आएं और देखते रहते हैं कि कब बहनें आएंगी। जी बिल्कुल। और उनके अपनेपन और उनके डांट दोनों में उनका जो आंखों से प्यार झलकता है ना, वो एक अलग अनूठा दृश्य होता है। जी तभी तो हमारे साथी लिख रही है कि रक्षाबंधन और भाई दूज वाले दिन आज भी हमारा भेजा हुआ टीका और राखी पहनकर मेरा भाई फ़ोन ज़रूर करता है। सच बताएं, वैसे जब तब बातें तो होती रहती हैं, पर ये वाला फ़ोन मन को एक बेहद खुशी देता है। आज भी सुबह सुबह ऑफिस जाने की जल्दी थी, फिर भी भाई का फ़ोन आया और बस मन गदगद हो गया। खूब खुश रहें सभी के भाई। जी बिल्कुल। ये कितना अच्छी बात उन्होंने कही कि खूब खुश रहें सभी के भाई। और एक और हमारे संदेश आया बुआ कि रक्षाबंधन का पर्व जो भाई बहन के बीच विशेष प्यार और स्नेह का प्रतीक है। मैं बहुत इंतज़ार करता रहता था इस दिन का। नए नए कपड़े आते, ये मम्मी स्वयं तो लिफाफे में डालकर राखी मामा को भेजती थी क्योंकि वो काफ़ी दूर रहते थे, लेकिन हम ज़रूर हाथों में मेहंदी लगवाते और रंग बिरंगी राखियां थाली में सजाकर भाई को राखी बांधते। और बुआ भी काफ़ी दूर थी तो पापा को भी राखी बांध देते थे। त्योहार पर हाथ सूना ना रहे, राखी बंधवाने के बाद पापा छोटे भाई को पैसे देते मुझे देने के लिए, लेकिन वो अड़ जाता था कि मुझे भी दो। तब पापा उसे भी मैं पैसे मैं तब दूंगा बहन को पैसे जब आप मुझे पैसा देंगी और वो नेक के पैसे मुझे देता था। आज वो ही भाई राखी पर बहुत खर्चा करता है, लेकिन बचपन की यादें बहुत याद आती हैं। सही बात है। तो दिन तो ऐसे ही होते हैं। हमारे एक साथी लिख रही हैं कि रक्षाबंधन का पर्व जो बहन और भाई के बीच विशेष प्यार और स्नेह का प्रतीक होता है। बचपन में बहुत इंतज़ार करता था इस दिन। हाँ, इन्होंने तो खैर ये तुमने अभी पढ़ा है जी। और उसी से मिलता जुलता चूंकि ये था इसलिए उधर चले गए। इन्होंने लिखा है कि कोई त्यौहार ही नहीं होता था
ऐसा कोई त्यौहार नहीं होता था, क्योंकि उसमें नए कपड़े भी मिलते थे, पैसे भी मिलते थे। पड़ोस में एक मौसी जी रहती थी, उनके घर पहले से जाकर राखी बनवाया जाता था। राखी रेशम के धागे, मोती, फोम से बनते थे। एक दिन पहले रात को मेहंदी हाथों में रचाई जाती थी। सुबह से ही घर में तैयारी शुरू हो जाती थी। सभी लोग नहाकर नए वस्त्र पहनते थे। सारी राखी माँ भगवान को चढ़ाती थी। चावल की खीर ज़रूर बनती थी, आज भी बनती है, और बाज़ार से मिठाइयाँ आती थीं। सबसे अधिक तैयारी माँ की होती थी, क्योंकि उन्हें भाई के घर जाना होता था। हाथों में मेहंदी, पैर में आलता, पायल, नई चमकीली चूड़ियों से सजती थी। नई साड़ी पहन के मिठाई और पकवान के साथ अपने भाइयों को राखी बांधने जाती थीं। हम लोग आसपास ही रहते थे। फिर मामा लोग घर में ही आते थे, खाना खाते। फिर जो भी फिल्म लगी रहेगी मामा हम सभी को लेकर आते थे दिखा के, और बड़े मज़े आते थे। अब मिले हुए उसे जो 98 1 रुपए से हम इतराते इठलाते जाते थे। खाने पीने के सामान, बैलून, फिल्मी गानों की किताबें खरीदते थे। झगड़ा होने पर भैया अपना पैसा मांगने में भी लग जाता ये बड़ी मज़ेदार बात है कि झगड़ा होने पर भैया अपना पैसा मांगने भी लग जाता था। सचमुच से बड़े ही सुनहरे हमारे दिन थे, पहले दिन थे। कोई अहंकार, कोई घमंड ही नहीं था। बिल्कुल ये त्यौहार और ये अपनापन ही है ना, कोई अहंकार, कोई घमंड नहीं होता। सही बात तो वैसे एक बात है कि जो अभी हम लोगों ने पढ़ा ना कि झगड़ा होने पर भैया का अपने पैसे वापस मांगने वाली बात भी, ये इस पर भी ये लिख रहे हैं कि हमारी आंखें नम हो गई। कितनी मासूमियत होती थी बचपन में। जी बिल्कुल सही बात है। और जो इसके पहले हमने जो गीत सुनाया था, उस गीत को सुनकर हमारे एक श्रोता कह रहे हैं कि बहुत सारी पुरानी हमारी बातें, यादें जहन में आ गई। और कल भद्रा होने के कारण बहन ने रात 9 बजे राखी बांधी, लेकिन खाना खा लेने के कारण काजू कतली नहीं खा सका। चलिए कोई बात नहीं, हो सकता है आज आपने खा ली हो। और बहुत सारी बातें ऐसी ही होती हैं। ये तो बिल्कुल पैसा वापस मांगने जैसी बात हो गई। हमारे एक साथी लिख रहे हैं कि रक्षाबंधन हो या ना हो, बहनों के लिए तो हमेशा घर के और दिल के दरवाजे खुले ही रहते हैं। बहनों की दुआओं से ही तो अल्लाह ताला खूब देता है। हाँ, ये लिख रहे हैं कि बहनों की दुआओं से ही तो अल्लाह ताला खूब देता है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि बरकत आती है जिस घर में बहनों की इज्जत होती है, उन्हें इस तरीके से प्यार मिलता है ना जी। और ऐसे ही लिख रहे हैं कि रक्षाबंधन को हम लोग केवल भाई बहनों के प्यार में ही समेट लिया करते हैं, जबकि केवल ऐसा नहीं है, अपितु ये रक्षा स्वयं में ही पूरे विश्व को अपने में समेटने की शक्ति रखता है। जी बिल्कुल, ये जो वही बात हुई ना कि कच्चा धागा लेकिन बहुत पक्का बंधन। सही बात है। और भाई का जो बहन के ऊपर स्नेह रहता है, जो प्यार रहता है, वो उसके जितना अमूल्य और उसके जितना कीमती कुछ चीज़ हो नहीं सकती है। बिल्कुल सही बात है। ऐसे ही हमारे एक साथी क्या लिख रहे हैं कि पहले नहीं होता था हमारे घर में। हम लोग बहुत छोटे थे, संयुक्त परिवार था, बुआ, चाचा, ताऊ, दादी, बाबा सभी थे। जब राखी फिल्म आई तो हमारी बुआ लोगों ने ये त्यौहार मनाना शुरू किया और हम 7 भाई बहन थे, चाचा ताऊ के बच्चे थे, इतने सारे घर में बच्चे थे। उस दिन हम लोगों के लिए नए कपड़े आने लगे, घर में बढ़िया खाना बनने लगा। इस तरह से ये त्यौहार होने लगा हमारे घर में। सावन की पूर्णमासी के दिन ये त्यौहार होता है, उसके बाद भादो मास की शुरुआत हो जाती है। रक्षाबंधन पर बाज़ारों में तरह तरह की मिठाइयाँ मिलती हैं। यही सब इन्होंने लिखा है। बचपन में बड़ा जोश था। धीरे धीरे सबकी शादी ब्याह हो गए, बुआ लोग चली गई, फिर हम लोग भी शादी होकर एक दूसरे शहर चले गए। हम लोग उम्र हो जाने के बाद अब जाना ना कम हो गया है, बस फ़ोन से ही रक्षाबंधन में राखी का आदान प्रदान होने लगा। बच्चे भी जल्दी नहीं आ पाते, ऑनलाइन सब चलता है। तो भाई देखिए, ऐसा नहीं है, हम इसीलिए ये सब कार्यक्रम में बातें करते हैं कि कल भी हमने कहा था कि मौका निकालिए, जाइए ज़रूर जी। और जैसे इन्होंने कहा उम्र तो जैसे बदलती जीवन शैली की जो हम लोगों ने बात कही, उम्र के साथ थोड़ा सा अपनी जीवन शैली बदलें। जी बिल्कुल। और ये लगता है ना हमें कि भाई जो हम 30 में कर लेते थे बुआ कि कर लेंगे, क्यों नहीं, अब उम्र बढ़ रही होती, लेकिन वो मानसिकता नहीं हमारी बदल पाती। और हमें लगता है क्यों, हम पहले तो कर लिया करते थे, क्यों नहीं हम चढ़ सकते, हम स्टूल पे चढ़ सकते हैं, हम पंखा भी साफ कर लेंगे, हम ट्यूबलाइट भी साफ कर लेंगे, क्या जरूरत है हमें किसी की मदद की जरूरत। मेहमान आ रहे हैं तो हम 7 तरीके के व्यंजन तो जरूर बनाएंगे। हाँ बिल्कुल। मतलब बढ़ती उम्र के साथ थोड़े बदलाव, मानसिक बदलाव का सुर पकड़ लेना चाहिए जी। अक्सर तो हम ये कहते हैं कि ये सोचे ही नहीं, ये तो आंकड़े हैं, फिर ये है, फिर वो है। नहीं, वो ऐसी बात सही है, वो दिल से सोचना वाली बात सही है, लेकिन जो वास्तविकता में ऐसा होता है ना, जैसे हम बात कर रहे थे पहले कि हम कभी कभी नहीं, वो अपने किचन के प्लेटफॉर्म पे चढ़ जाते हैं क्योंकि ऊपर के डिब्बे उतारने होते हैं, कचरी पापड़ सब ऊपर ही रहता है, सब तो ऊपर रहता है। हम धड़ से चढ़ जाते हैं और फिर कूद जाते हैं, क्योंकि पहले ऐसे ही बस पकड़ के कूद लिया करते थे। तो आज भी अगर कूदे और कुछ नहीं हुआ
तो सोचेंगे कूद लेते हैं, क्या नहीं भाई, वो अकेले अगर घर में हो तो इस तरह का काम अब नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। तब याद रखें कि हाँ भाई ध्यान रखना है, उम्र बढ़ गई है भाई, कूदना है तो कूद लो, लेकिन अब जरा थोड़ा सावधानी और सजगता से। बिल्कुल सही बात है। ऐसे ही जैसे तुमने पहले कहा कि पंखे आदि साफ करने हो तो किसी सहयोगी की मदद ले लें जी, या थोड़ा गंदा हो तो चलने दें। नहीं बुआ, नहीं, ऐसे कैसे चलेगा, क्यों गंदा रखना है ना, हम बुला सकते हैं ना किसी को। हाँ, वैसे आजकल वो पोछा वोछा भी बड़े तरीके के आ गए हैं, बिल्कुल स्टैंड वाले, से रॉड वाले हैं, मुड़ भी जाते हैं, वो सब व्यवस्था देख लेंगे और आप चाहेंगे तो कुछ ना कुछ कर ही लेंगे ऐसा। हाँ, तरीके निकल सकते हैं। अच्छा, ये तो हो गई घर की बात, लेकिन वो रसोई घर में भी अभी चलेंगे। खाना पकाने में हमारी जो बहनें बिल्कुल उतावली हो जाती हैं। लेकिन इसके संग संग एक बात और है कि जैसे शाम को हम निकलते हैं, वाहन अगर आप चलाते हैं, 2 पहिया भी या 4 पहिया वाला भी, मतलब कोई भी, तो रोशनी जो होती है जो हम लोगों को मतलब बाकी सबको भी तकलीफ देती है, आंखों में एकदम चौंधिया जाती है। LED लाइट कुछ चली हैं जो आंखों को तकलीफ देती हैं, चुभ जाती हैं। हाँ, चुभती हैं और कहीं ना कहीं आपको जो है ना दिशा भ्रम हो जाता है। उसमें आपको समझ नहीं आता है कि सामने से 2 गाड़ी आ रही है या एक आ रही है। तो कोशिश करें कि रोशनी होने से पहले काम निपटा लें, वाहन न चलाएं, किसी भी सार्वजनिक वाहन से चले जाएं, है ना। जी बिल्कुल, ये बात तो बिल्कुल सही कही है बुआ। और इसमें तो हमें लगता है, हमारा अनुभव है कि कोई छोटा बड़ा उम्र की तो कोई बात नहीं। सच कहने वाले थे कि हमको लगता है, फिर हमने कहा नहीं, उम्र तो हमारी भी होगी, हम कैसे कहते हैं कि नहीं बुआ, इसमें ये सच में ये वाला है बहुत एक समस्या, गंभीर समस्या है कि लाइट इतनी तेज आती है। वाकई में छोटे हो या बड़े, सबको कभी कभी हमने भी देखा है कि कार में ऐसे हाथ अपने आंखों के ऊपर थोड़ा सा रखना पड़ता है और फिर गाड़ी निकालनी पड़ती है, क्योंकि जो संध्या समय होता है बहुत भीड़ होती है, ऑफिस से भी लोग वापस जा रहे होते हैं, यूं भी घर वापस जा रहे होते हैं। और इसके संग संग अगर आप वाहन नहीं चला रहे हैं, आप सोच रहे हैं पैदल जा रहे हैं, तब भी आपको सतर्क रहने की बहुत जरूरत है। कोशिश करें किसी को साथ में लेकर जाएं, हाथ पकड़ लें, क्योंकि आप पैदल चल रहे हैं तो भी आपको नहीं पता कि किस गति से ये वाहन आ रहा है और कौन सा वाहन आ रहा है। फिर वही वाली बात है, उसकी चौड़ाई लंबाई नहीं पता, गति नहीं समझ में आती है, और एकदम से दूसरी आई गाड़ी और उसके पीछे से दूसरा कोई वाहन आ गया तो कुछ भी दुर्घटना हो सकती है। तो ऐसे में अब वही जो बात हो गई कि भाई दिन में कर लो या पहले ही कर लो, और अगर आपको फिर भी ऐसा है कि कोई काम आपको शाम के समय करना है तो आप परिवार की किसी सदस्य को लेके जाइए, उनके साथ गाड़ी में बैठिए, वो गाड़ी चलाते रहेंगे और आप निश्चिंत होकर जो सामान लेना है वो ले लीजिए। ताकि बात और भी तो है, बहुत सारी चीजें ऑनलाइन जैसे आ गई हैं, तो इसमें आपकी सुरक्षा इतनी ज्यादा जरूरी है, आपका जीवन इतना महत्वपूर्ण है कि ऐसे में 2-4 पैसे ज्यादा अगर लगते भी हैं तो आप ऑनलाइन मंगवा लें, या बहुत सारे दुकानदार जो है होम डिलीवरी भी करते हैं, यानी घर में सामान भेज देते हैं, तो उनसे आप बातचीत रखिए और वो इस तरीके से आपकी मदद कर देंगे। बहुत सी विश्वसनीय दुकानें होती हैं जहाँ से आप पहले से मंगा रहे हैं, वो सब ये सुविधाएं दे रहे हैं, तो कोई ज़रूरत नहीं है जाने की, हमें पता है वहाँ पे सामान कैसा मिलता है, आप सिर्फ ऑर्डर कीजिए आप, और आजकल तो आप मैसेज के थ्रू भी अगर आप भेज देते हैं ना तो वो सारा सामान आपको भेज देते हैं। बिल्कुल। और ऐसे ही जैसे कि चप्पल आदि की बात होती है कि घर में जो हम चप्पल पहनते हैं वो कैसी है, अगर आपकी वो तकलीफ अब लग रही है, एड़ी में दर्द हो रहा है, तो इन सब चीज़ों का ख्याल रखिए। बातें इसमें बहुत ज़्यादा लंबी बहुत ज़्यादा है, तो ये बात हम और भी कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल करते हैं, क्योंकि घड़ी अब इशारा कर रही है, अब कर रही है, अब कर रही है। तो आज तो हमें लेनी होगी विदा, हम दीपा माहेश्वरी और बुआ का नमस्कार। विविध भारती।